तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11 इकोनॉमिक्स जो आज साइंस और कॉमर्स वालों का एग्जाम है उसके मोस्ट VVI वायरल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि सांख्यिकी से अभिप्राय है। तो सांख्यिकी का अभिप्राय समंक भी है और सांख्यिकी विधियां भी है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। तो सांख्यिकी का प्रयोग वैज्ञानिकों के द्वारा भी किया जाता है, अर्थशास्त्रियों के द्वारा भी किया जाता है और व्यवसायियों के द्वारा भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी के द्वारा। ठीक है, ये सभी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सांख्यिकी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो सांख्यिकी शब्द लैटिन भाषा के स्टेटस से लिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रहित आंकड़ों को कहते हैं। तो अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रहित आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सांख्यिकी शब्द का प्रयोग एक वचन में भी किया जाता है और बहुवचन में भी किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि समग्र में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उससे कहते हैं, तो उसे प्रतिदर्श अनुसंधान कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए समग्र का मतलब हुआ संपूर्ण यानी कि कुल में से जब कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे प्रतिदर्श अनुसंधान कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लोग समझ सकते हैं कि जब चावल चढ़ा हुआ रहता है तो उसके कुछ दानों को निकाल करके हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं कि चावल बना है कि नहीं बना हुआ है। तो कुछ दानों का यहाँ पे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इससे आपका ये हो जाएगा आपका प्रतिदर्श अनुसंधान। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संगणना विधि है। तो संगणना विधि आपका उपयुक्त जहां समग्र की सभी इकाई का एक रूप ना हो वह विधि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अनुसंधान की विधियां हैं। तो अनुसंधान की विधियां 2 विधियां हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन कौन सी विधियां हैं? तो एक है आपका प्रत्यक्ष विधि और एक है आपका अप्रत्यक्ष विधि। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चिन्ह आवृत्ति 5 को दर्शाता है। तो आप लोग 9वें क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे 5 किस प्रकार से दर्शाया जाता है। इस प्रकार से 4 को खींच दिए, उसके बाद एक तरह से इधर से आपको एगो इस तरह खींच देना है। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से दर्शाते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जब निम्न तथा उच्च दोनों सीमाओं का ध्यान दिया जाता है तो ऐसी श्रेणी को कहते हैं। तो ऐसी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पारस का अर्थ है। तो पारस का अर्थ है अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर है। तो एक वर्ग मध्य बिंदु आपका उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 60-80 का मध्य बिंदु है। तो 60-80 का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? L1 प्लस L2 बट्टा क्या होता है? 2 होता है। L1 क्या है? लोअर लिमिट यानी कि यहाँ पे हो जाएगा निम्न सीमा, और L2 क्या है? उच्च सीमा। तो यहाँ पे देखिए निम्न सीमा क्या दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। 60 प्लस 80 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 60 प्लस 80 बटा 2 यानी कि 140 बटा 2 कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 70। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पंक्तियों और स्तंभों के रूप में समंकों की क्रमबद्ध व्यवस्था कहलाती है। तो इसे सारणियन कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 50-70 का मध्य बिंदु है। तो 50-70 को जोड़ दीजिए, 2 से भागा दीजिए, तो 50-70 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा प्लस 2 यानी कि 60 इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह ग्राफ जो संचय आवृत्ति वितरण को दर्शाता है वो क्या है? उसे क्या कहते हैं? तो उसे त्वरण चित्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दंड आरेख है। तो दंड आरेख क्या है? एक विमीय आरेख है, द्विविमीय आरेख है, तो त्रिविमीय आरेख है। तो ये आपका एक विमीय यानी कि 1 डायमेंशनल आरेख है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आंकड़ों के चित्रमयी निरूपण का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य होता है प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक पाई आरेख के केंद्र पर कुल कोण होते हैं। तो एक पाई आरेख के केंद्र पर कुल 360 डिग्री का कोण बनता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है कि माध्यिका की गणना का आधार है, तो माध्यिका की गणना का आधार है ओजाइव वक्र। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कृषि क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि विनिर्माण की क्रियाएं किससे संबंधित है, तो याद रखेगा विनिर्माण की क्रियाएं आपका द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। अगर पूछे कि सेवा क्षेत्र किससे संबंधित है, तो सेवा क्षेत्र कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, तो ये आपका तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत को स्वतंत्रता मिली, तो भारत कब स्वतंत्र हुआ था, ये आपका 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में भारत की प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई थी, तो ब्रिटिश काल में भारत की प्रथम जनगणना 1881 में संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना कब हुआ था, तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना 1951 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं, तो 1921 के वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 1921। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सवेज नहर को परिवहन के लिए खोला गया था, तो सवेज नहर को परिवहन के लिए कब खोला गया था, तो इसे 1869 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की दूसरी योजना की अवधि क्या थी, यानी कि जो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये कब से कब तक चला था, तो ये आपका 1956 से 61 तक चला था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसको किसने तैयार किया था, ये कौन से मॉडल पर आधारित था, तो याद रखिएगा पीसी महालोविनेस ने इसे तैयार किया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि देश में नीति आयोग कब बना, तो नीति आयोग आपका 1 जनवरी 2015 को बना था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिएगा नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है। और ये नीति आयोग किसके स्थान पर लाया गया था, तो याद रखिएगा योजना आयोग। नीति आयोग से पहले आपका योजना आयोग चलता था, तो योजना आयोग को समाप्त करके उसी के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी का पूर्ण रूप है, यानी कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोले तो सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन दिया गया था, तो यह कथन किसने दिया था, कृषि भारत की आत्मा है, तो यह आपका दिया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जैविक कृषि है, तो जैविक कृषि आपका क्या है, धारणीय कृषि है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें रासायनिक का प्रयोग नहीं किया जाता है, खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है जैविक कृषि में, ऑर्गेनिक कृषि में। ठीक है। यह आपका धारणीय है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दूसरी हरित क्रांति का नारा किसने दिया, तो दूसरी हरित क्रांति का नारा एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत आपका सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड का एक आपका जिला था चमोली जिला, वहां पे क्या था, पेड़ों की कटाई जब हो रही थी किसी कंपनी के द्वारा, तो लोग क्या कर रहे थे, पेड़ को बचाने के लिए पेड़ में चिपक जा रहे थे। ठीक है। बचाने के लिए, इस वजह से इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा, चिपको आंदोलन। ठीक है। जिसकी अगुवाई यानी कि शुरुआत किया था आपका सुंदरलाल बहुगुणा ने, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका 1907 में हुआ था, जो आपका टिस्को है जो कि जमशेदपुर में स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 1907। ठीक है। और किसने किया था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा जो जमशेदपुर है, जमशेदपुर का पुराना नाम क्या था, तो याद रखिएगा सांची। क्या था, सांची जमशेदपुर का पुराना नाम था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली औद्योगिक नीति कब घोषित हुई थी, तो भारत में पहली औद्योगिक नीति 1948 में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक सुधार का प्रारंभ किया गया, तो भारत में आर्थिक सुधार का प्रारंभ 1991 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में औद्योगिक लाइसेंसिंग की अनिवार्यता वाले उद्योग की संख्या है, तो कितने उद्योग है ये, अभी वर्तमान में आपका 5 उद्योग है जिसमें आपका लाइसेंस की अनिवार्यता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 5। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सांख्यिकी संस्था कहाँ स्थित है। तो भारतीय सांख्यिकी संस्था कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और भारतीय सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारतीय सांख्यिकी का पिता पीसी महालनोबिस, जिन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया जाता है, उसी को भारतीय सांख्यिकी का पिता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसी के जन्मदिन यानी कि 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि WTO किसका पूर्ण रूप है, यानी कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है। सो आपसे पूछा जा रहा है। तो WTO का फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। और ये विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ है, याद रखिएगा, ये आपका जेनेवा में। कहाँ पे, जेनेवा में, ठीक है। उसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन आपका क्या है कि विनिवेश का तात्पर्य है। तो विनिवेश का तात्पर्य होता है सार्वजनिक उद्यमों में निजी क्षेत्र का निवेश। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो 40 आपका VVI क्वेश्चन था, ये मैंने आप सभी को बताया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 11 में बहुत ही कम समय मिला था, इस वजह से आपको इकोनॉमिक्स की बेहतरीन तैयारी नहीं करवा पाए, लेकिन क्लास 12 में आपको शुरू से एक बहुत ही अच्छी तैयारी आपको करवाई जाएगी, जिस प्रकार से इस बार जो क्लास 12 का एग्जाम दिए हैं उसको करवाया गया था, ठीक है। आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तैयारी यहाँ पे आप लोग पॉपुलर वीडियो में जाकर के चेक कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा व्यू वाला आपको वीडियो मिलेगा इकोनॉमिक्स का। बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से इकोनॉमिक्स का करवाया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसका नोट्स भी यहाँ पे आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो टेलीग्राम से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको इकोनॉमिक्स की बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।